दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसानों का नामो निशान लगभग मिट चुका है। आसमान से सूरज जीवन देने की जगह मौत बरसा रहा है। सूरज से निकलने वाली एक ऐसी भयानक लपट ने पृथ्वी की सुरक्षा परत को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया है। अब यह दुनिया एक बंजर और झुलसते हुए मलबे में बदल चुकी है। एक दिन समय गर्मी का इतनी खौफनाक हो जाती है कि अगर कोई इंसान बिना किसी बचाव के सूरज सीधे रोशनी में आ जाए तो कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जल जाएगा। इसी वीरान और भयानक दुनिया में हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम फ्रिंच है। और फ्रिंच मशीनों का एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक है जो अमेरिकी के सेंट लुसी में जमीन के नीचे बनी हुई प्रयोगशाला में रहकर किसी तरह अपनी जान बचा रहा है। दिन के उजाले के समय पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा है और दूर दूर तक बवंडर उठ रहा है। फ्रिंच एक बहुत ही भारी पीले रंग की सुरक्षा सूट, चेहरे पर मुखौटा और आंखों पर काला चश्मा पहने अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उनके साथ एक छोटा सा 4 पहिया वाला दमदार रोबोट है जिसका नाम उन्होंने डुई रखा था। फ्रिंच का काम दिन का बहुत ही भयानक और खतरे से भरा है। वे बंद पड़ी दुकानों और तबाह हुए मकान के अंदर जाते हैं। ड्यू अपनी रोशनी से सामान खोजता है और फ्रिंच अब बची कुछ डिब्बे वाली खाने की चीज़ें, दवाइयाँ और ज़रूरत का सामान अपने बैग में भर लेता है। फ्रिंच हर कदम बहुत ही संभल कर रखता है क्योंकि धूप के अलावा इस दुनिया में बचे कुछ इंसान भी खाने के लिए जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुके थे। तभी अचानक बवंडर बढ़ने लगता है और हवाएं तेज हो जाती हैं और फ्रिंच तेजी से भागकर अपनी कार में सामान रखते हैं और अपनी सुरक्षा जगह की ओर लौटते हैं। फ्रिंच अपनी बड़ी गाड़ी के एक सुरक्षित गैरेज में खड़ा कर देते हैं और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर देते हैं। जमीन के नीचे प्रयोगशाला में चले जाते हैं। अंदर बाहर जानलेवा धूप का असर नहीं है, लेकिन यहाँ माहौल भी बहुत ही उदासी भरा। जैसे कि फ्रिंच अपना भारी सूट और चश्मा उतारते हैं, एक छोटा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और फ्रिंच के पैरों में लिपट जाता है। इस कुत्ते का नाम गुड एयर रख देते हैं। गुड एयर सिर्फ एक जानवर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में फ्रिंच का अकेला सच्चा साथी है और परिवार है। फ्रिंच उसे गले से लगाता है और उसको खाना देता है और उसके साथ थोड़ी देर तक खेलते हैं। लेकिन अचानक के बीच दिल दहलाने वाली एक सच्चाई सामने आती है। फ्रिंच अचानक बहुत तेज खांसने लगता है। खांसते खांसते वे जमीन पर बैठ जाता है और उनके मुंह से खून की उल्टी निकलते हैं। फ्रिंच की जहरीली किरणों की वजह से एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है जिनके फेफड़े धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पास बहुत ही कम दिन है बचे हुए। फ्रिंच को अपनी मौत का डर नहीं था, उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा था कि उनके जाने के बाद इस बेरहम दुनिया बेजुबान गुड एयर का कौन ख्याल रखेगा। मतलब क्या होगा, उसे खाना कौन देगा, उसकी इंसानी हमलावरों से कैसे बचाएगा। और इसी गहरी चिंता में प्यार और फ्रिंच बहुत ही बड़ा फैसला लेते हैं। फ्रिंच अपनी बची कुची ताकत और दिमाग को एक नए काम में लगा देते हैं। वे दिन रात काम करते हैं। आगे आप सीन में देखते हैं कि कैसे फ्रिंच लोहे की पुर्जे जोड़ते हैं और तारों के कनेक्शन मिलाते हैं। वे बिल्डिंग करते हैं और धीरे धीरे इंसानों जैसा दिखने वाला एक बहुत ही समझदार और नया रोबोट बना शुरू कर देते हैं। वे उस रोबोट के यांत्रिक दिमाग में कंप्यूटर चिप्स और हार्ड ड्राइव जोड़ते हैं जिसमें दुनिया भर की किताबें, इंसानी इतिहास और विज्ञान और सबसे जरूरी बात कुत्ते की देखभाल करने के नियम उसी हर आदत और सुरक्षा तरीके से डाल देते हैं। आखिरकार वह पल आ जाता है जब कमरे में रोशनी चमकती है, बिजली के तार स्पार्क करते हैं और एक नया रोबोट चालू होता है। रोबोट अपनी आंखें खोलता है और अपने लोहे के शरीर से पैर को हिलाने लगता है। शुरुआत में यह रोबोट बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हरकतें करता है और अपने 2 पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन ना बनने के कारण जमीन पर गिर पड़ता है और सामान बिखेर देता है। फ्रिंच एक पिता की तरह उसे संभालता है और उसे दोबारा खड़ा करते और चलाना सिखाता है। फ्रिंच उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। रोबोट अपनी यांत्रिक आवाज़ में दिमाग की जानकारी संभालता है और अलग अलग नाम सोचता है और आखिर कहता है कि जेब, मेरा नाम जैप है। जैप बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी सोच एक छोटे बच्चे जैसी मासूम और हर चीज़ के बारे में सवाल पूछता है। फ्रिंच जैप को समझाता है कि तुम्हारा सबसे मुख्य काम है ये, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें गुड एयर की रक्षा करनी है। जैप अपना पहला नियम याद रख लेता है और गुड एयर की रक्षा करने लगता है। अभी फ्रिंच जेब को ठीक से चलाना और चीज़ों को पढ़ाना सिखा ही रहा था कि अचानक पूरी तरह जगह लाल रंग के खतरे की बत्ती जलने लगती है और तेज सीटी बजने लगती है। फ्रिंच मौसम बताने वाले कंप्यूटर के पास दौड़कर जाता है और कंप्यूटर की लाल रंग की एक बहुत ही बड़ा चक्रवात दिखाई देता है। फ्रिंच को पता चलता है कि सेट रूसी की तरफ एक खौफनाक, विशाल और धूल का बवंडर आ रहा है। ये कोई साधारण तूफान नहीं था, इतना बड़ा था कि अगले 40 दिन तक पूरे इलाके को तबाह करके रख देगा। फ्रिंच का चेहरा लाल हो जाता है डर के मारे। 40 दिन तक जमीन के नीचे रहकर खाना, पानी और सांस बचाना नामुमकिन है। यह पूरी जगह मलबे के में दफन हो जाएगी। फ्रिंच के पास सोचने का वक्त नहीं था। वे तुरंत जेब को और डुई को हुक्म देते हैं कि अपनी पुरानी वाली गाड़ी में अपना सारा जरूरत का सामान, पानी, डिब्बे वाला खाना और औजार लादने लगते हैं। बाहर का मौसम बिगड़ने लगता है, आसमान में काली धूल छाने लगती है
और हवा की रफ्तार जानलेवा हो रही थी। प्रिंस अपनी गाड़ी चालू करते ही सारे रोबोट और जो डुई और गुडियर को खुद बैठता है और बवंडर के टकराने से ठीक कुछ सेकेंड पहले प्रिंस अपनी गाड़ी में सड़क पर दौड़ा देता है। वे लोग प्रिंस को शहर की ओर निकल पड़ते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम थोड़ा बेहतर था। अब शुरू होता है एक रोमांचक और भावुक कर देने वाला सफ़र जो प्रिंस की ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला था। दिन का समय, चारों तरफ सूखा बंजर इलाका और गाड़ी सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रही थी। प्रिंस जेब को गाड़ी का स्टीयरिंग थमाते हैं और उसे गाड़ी चलाना सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जेब एक नए ड्राइवर की तरह ही गाड़ी चलाता है। कभी ब्रेक पर जोर से पैर मारता है, कभी गाड़ी को सड़क के नीचे उतार देता है। गाड़ी के अंदर रखा सामान इधर उधर गिरने लगता है। प्रिंस गुस्से से आकर चिल्लाते हुए, लेकिन वे खुद को शांत करते हैं और जेब को एक बहुत ही बात समझाते हैं कि प्रिंस कहता है कि जेब, तुमने किताबों में यह तो सीख लिया है कि गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन असली गाड़ी चलाने की समझ किताबों में नहीं लिखी होती है। इंसानी ज़िंदगी में सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि अनुभव और गलतियों से ही सीखी जाती है। सफ़र के दौरान जब भी गाड़ी रुकती है तो प्रिंस जेब को गुडियर के करीब लाने की कोशिश करता है। वे जेब को सिखाते हैं कि गुडियर को कटोरी में खाना कैसे देना है, लेकिन जब जेब अपनी लोहे की उंगलियों से खाने का डिब्बा गुडियर की तरफ बढ़ाता है तो गुडियर बहुत ही डर जाता है। जेब की भारी आवाज़ और लोहे के शरीर से घबराहट गुडियर उस पर भौंकने लगता है और पीछे हट जाता है। जेब की मासूमियत से प्रिंस से पूछता है कि गुडियर मुझसे नफरत क्यों करता है, लेकिन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है कि किसी का भरोसा जीतने के लिए वक्त लगता है। जेब सफ़र में रात का सन्नाटा छा जाता है और बाहर गहरा अंधेरा। गाड़ी के अंदर एक छोटी सी मध्य रोशनी जल रही है। प्रिंस बिस्तर पर लेटे हुए और बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं। जेब उनके पास बैठा है। जेब प्रिंस से एक बहुत ही मासूम वाला सवाल पूछता है, प्रिंस आपको गुडियर कहाँ मिला था और आपको इंसानों से इतना दूर अकेले क्यों रहते हैं? प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे जेब को बीते हुए दिनों की उस खौफनाक मंजर में ले जाते हैं, तब जब दुनिया में तबाही मची थी। प्रिंस बताते हैं कि जब तबाही शुरू हुई थी इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई थी। लोग एक एक रोटी के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे थे। प्रिंस बताते हैं कि गुडियर उन्हें ऐसी खौफनाक घटना के बाद मिला था जहां खाने के चक्कर में एक बेकसूर औरत को मार दिया गया था। प्रिंस जेब को समझाते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ कोई तूफान नहीं बल्कि बचा हुआ इंसान है। अगले दिन जेब की एक नादानी भारी पड़ जाती है। वे सामान ढूंढते के चक्कर में जेब को एक पुराने जाल से टकरा जाता है और एक छोटा सा जो रोबोट डुई है उस पर भारी लोहे का जाल कुचलकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। अपने साथी को खोकर प्रिंस टूट जाता है। जेब को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। यह अभी गम ताज़ा ही था, लेकिन उनके रास्ते में एक बुरे इंसानों की एक कार उनका पीछा करने लगती है। प्रिंस की तबीयत बिगड़ जाती है। बीच में जेब गाड़ी को एक बेहद सक्रिय पुल के नीचे फंसाकर एक किसी तरह उनकी जान बचा लेता है। सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंचते ही मौसम बदलने लगता है। ओजोन परत बेहतर होने के कारण प्रिंस बरसों बाद अपना भारी सूट उतारकर असली धूप महसूस करते हैं। वहां जेब और गुडियर को पहली बार एक साथ गेंद से खेलता हुआ देखकर प्रिंस की आंखों में सुकून से आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि जेब अब गुडियर का सच्चा ख्याल रखने वाला बन चुका है। दोपहर होते ही प्रिंस की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। वे जेब के हाथ में गोल्डन गेट ब्रिज का एक कार्ड थमाते हैं और गुडियर का ख्याल रखने का एक वादा लेकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जेब भारी दिल के साथ प्रिंस को दफनाता है और आखिरी दृश्य में जेब गुडियर गोल्डन गेट के ब्रिज पहुंचते हैं। जेब वहां दीवार पर अपने पूरे परिवार प्रिंस, जेब, डुई और गुडियर की तस्वीर बनाता है और फिर गुडियर का एक हाथ थामे हुए एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ जाता है। सो भाई, कैसी लगी इस मूवी की कहानी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दें और आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए।